जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड स्केप ज्ञान पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये ज्योग्राफी की पहली क्लास है। इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि 2026 और को ध्यान में रखते हुए कि एफकेट, सीडीएस और एनडीए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कैसे उन्हें आसानी से कर सकेंगे। ये क्लास ज्योग्राफी की है, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं उनकी डिटेल से ही आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज दूंगा, जिससे कि आप 2026 में एफकेट और सीडीएस और एनडीए एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया विच इज नोन एज सोलास आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो सोला नाम के जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो किस पार्ट में पाए जा रहे हैं इंडिया के, और बेसिकली वो किस हिल में पाए जा रहे हैं, अन्नामलई, नीलगिरी एंड पलानी। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता हो ही जाएगा, बट उससे पहले आप लोगों के साथ में इसकी थोड़ी डिटेल डिस्कस करूंगा कि टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं और सोलह फॉरेस्ट उनमें अगर हैं तो वो क्या सेम होते हैं क्या, सोलह और टेम्परेट फॉरेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट है और सोलह फॉरेस्ट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते। दोनों में एक माइनस डिफरेंस है। तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, अगर उनके बीच के हम लोग डिफरेंस की बात करें तो टेम्परेट और सोलह जो फॉरेस्ट है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर बात करें टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ क्या होता है, जैसे कि टेम्परेट जो फॉरेस्ट होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है वो 0 से लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और जो सोलह नाम के जो फॉरेस्ट है इनका टेम्परेचर अगर बात करें तो कंपेरेटिवली थोड़ा कोल्ड होता है और वेट होता है। तो इनका टेम्परेचर थोड़ा इसके कंपेरिजन में कोल्ड है और साथ में वेट है। तो बट और इसकी लोकेशन भी अगर बात करें तो जो लोकेशन है इसकी तो ये वर्ल्ड वाइड है। लोकेशन अगर हम बात करेंगे इसकी तो ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। थोड़ा अभी प्रैक्टिस कम है पेन से लिखने की, इसलिए राइटिंग थोड़ी सही नहीं बन रही है, बट आप लोग मैनेज कर लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पे बट ये जो सोलह नाम के फॉरेस्ट है ये ओनली वेस्टर्न घाट में ही पाए जा रहे हैं, इंडिया के ओनली वेस्टर्न घाट में। ओनली जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, सोलह नाम के जो फॉरेस्ट है ओनली वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, बट टेम्परेट के ये पूरे वर्ल्ड वाइड में है। इस टाइम में सारे सीजन टेम्परेट नाम के इसमें आर्टफुल जो सीजन है ये एक्सपीरियंस करते हैं। ये आर्ट फोर सीजन जो स्प्रिंग है, कोल्ड, विंटर एंड ऑटम, ये सारे फोर टाइप के यही एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ये सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं। बट यहाँ का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा क्लाउडी होता है और मिस्टी टाइप का यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। क्लाउडी एंड मिस्ट, मिस्ट के साथ थोड़ा क्लाउड बादल टाइप के रहेंगे और हाई रेनफॉल यहाँ पे होगी। इस तरीके से यहाँ के हाई रेनफॉल यहाँ पे पाया जा रहा है। तो लोकेशन वाइज हम लोगों ने जान लिया, सोलह नाम के जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, वेस्टर्न घाट ओनली, ओनली वेस्टर्न घाट में इंडिया के। और टेम्परेट नाम के वर्ल्ड वाइड में, टेम्परेचर इनका 0 से 20 डिग्री, लोकेशन इनकी वर्ल्ड वाइड है, चारों टाइप की ये सीजन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट यहाँ पे केवल क्लाउडी और हाई रेनफॉल वाला टेम्परेचर यहाँ पे इनको और सीजन देखने को मिल रहा है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ की भी बायोडाइवर्सिटी जो होती है बहुत ही हाई है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी है। बट अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी तो वेरी हाई में आती है। वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। यहाँ की तो हाई है बट यहाँ की वेरी हाई है। अब इस क्वेश्चन पे यहाँ पे फिर से हम लोग आएंगे, तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये अन्नामलई जो कि वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है उसमें भी पाए जा रहे हैं, नीलगिरी में भी पाए जाते हैं और पलानी में भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये तीनों ही हिल्स के आसपास यहाँ पे ये पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीलगिरी जो माउंटेन रेंज है, इस ये अगर जंक्शन की बात करें तो ये जंक्शन है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का। जंक्शन है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का। ईस्टर्न और जो कि वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों नीलगिरी में आके मिलते हैं। और नीलगिरी से अगर बात करें तो ये तीन स्टेट में यहाँ पे फैली हुई है। इसकी जो रेंजेस हैं, हिल्स है, ये नीलगिरी, जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है तीन स्टेट में है। कौन कौन से स्टेट है वो, केरल,
तमिलनाडु एंड एक, अब आप लोग बताएंगे कौन सा है उसके साथ में, जो कि है कर्नाटका। अभी ये लास्ट सीडीएस में ये क्वेश्चन आया था, नीलगिरी माउंटेन रेंज किन किन स्टेट्स में यहाँ पे फैली हुई है। तो ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, तीन स्टेट जो है यहाँ पे, इनके बॉर्डर्स में ये लाई करती है। पे आते हैं यहाँ पे, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, which of the following Himalayan state has the highest percentage of the geographical area अंडर फॉरेस्ट। तो बात यहाँ पे क्वेश्चन जो कि ISFR जो कि यहाँ पे रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसके बेस से पूछा है, बट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो भी रिसेंट की रिपोर्ट आई है 2021 में। 2023 की रिपोर्ट अभी जो आई है हमारी, वो 2025 में रिलीज हुई है। ISFR बेस ऑन, जो कि इसे ISFR 2023। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और क्योंकि ये तो पुरानी रिपोर्ट हो चुकी है, तो ये बस एज ए रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे लिया था क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम में फिर से ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करें कि ISFR जो कि ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। तो ISFR जो रिपोर्ट है, ये जो पब्लिशिंग बॉडी है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इस रिपोर्ट को यहाँ पे प्रकाशित करता है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, वो 1981 में हुई थी। 1981 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में, और ये 1981 में ये एक बॉडी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस बॉडी का। अब बात करेंगे कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर कर रहा है वो कितना एरिया है। अगर बात करें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है, उसमें कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट है और ट्री कवर दोनों है। पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट। क्वेश्चन में आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि फॉरेस्ट एंड कवर एंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों अलग अलग टाइप के यहाँ पे डिटेल्स हैं। तो अगर पहले बात करें कि फॉरेस्ट और ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इंडिया का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे है 25.17% ऑफ टोटल। इसका मतलब यह है कि इंडिया का जो टोटल एरिया है उसमें 25.17% एरिया में फॉरेस्ट है और ट्री है। और अगर हम ओनली फॉरेस्ट कवर की बात करें कि ओनली फॉरेस्ट कवर कितना है, ओनली फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये हमारा है 21.76%। और ओनली जो ट्री कवर है, जो ओनली ट्री कवर है वो है हमारा 3.14%। तो हमारा जो एक ISFR की रिपोर्ट 2023 आई, उसमें ये बताया गया कि फॉरेस्ट जो इंडिया का है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों, वो 25% इंडिया का टोटल एरिया का यहाँ पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों है। और ओनली जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.76% है, और ओनली ट्री कवर 3.16% है। अब बात करेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट है ओनली फॉरेस्ट, तो सबसे पहले अगर बात करें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर तो MP का है। फिर उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हमारा है फॉरेस्ट कवर। अगर हम लोग बात करें कि फॉरेस्ट एंड टी ट्री दोनों को अगर साथ में लें, फॉरेस्ट प्लस टी को लें, फॉरेस्ट प्लस ट्री अगर कवर को साथ में लेंगे तो उसमें बस MP और अरुणाचल तो ऐसे ही रहेंगे, बट एक चेंजमेंट छत्तीसगढ़ में आएगा। छत्तीसगढ़ हटा के यहाँ पे लिख लेंगे महाराष्ट्र। तो सबसे पहले यहाँ पे
फॉरेस्ट कवर की बात की है तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की बात की तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर बात करें एमपी में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से अभी एक डिटेल और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो कि ये कि अगर हम लोग बात करें परसेंटेज कि किस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो सबसे ज़्यादा जो टी कवर का परसेंटेज यहाँ पे है वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जो कि वहाँ पे 91.33%। उसके बाद यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम में है 85.34%। और अरुणाचल प्रदेश में 81.46%। अरुणाचल प्रदेश अगर बात करें तो यहाँ पे 81.62%। इसके बाद और भी स्टेट हैं, जैसे कि अगर बात करें अंडमान निकोबार, नहीं ये थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें, 81% जो है वहाँ पे अंडमान निकोबार का है, अंडमान एंड निकोबार। और इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो अंडमान निकोबार में 81.62%, मिजोरम में 65.34%, लक्षद्वीप में 91.33% है। तो ये पूरी आईएसएफआर की जो रिपोर्ट थी, इसमें मेजर मेजर बातें मैंने आप लोगों को बताई। इन्हीं से सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से, अब अगर ये क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज किसमें हाई था, तो अगर अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर जो है वो सबसे ज़्यादा है परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following latitude will experience a minimum angle of the sun rays when it is a summer solstice in the northern hemisphere? तो जिसे समर सोलिस्टिटाइज, और सबसे पहले बात करेंगे इसमें होता क्या है समर सोलिस्टिटाइज। तो अगर हम लोग एक अर्थ को ड्रॉ करें तो उसमें यहाँ पे इक्वेटर होगी, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो हमारा सन है वो यहीं पे चक्कर काटता है, इसी पूरे पाथ को यहाँ पे वो फॉलो करता है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जब टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है बिल्कुल यहाँ पे, तो ये कंडीशन होती है 21 जून की। तो 21 जून को यहाँ पे रहेगा, तो इसे ही बोलते हैं समर सोलिस्टिटाइज। समर सोलिस्टिटाइज इसे ही कहा जाता है जो 21 जून है। और इसी समय अगर विंटर में बात कर लेंगे, इसी समय अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये विंटर सोलिस्टिटाइज बोला जाएगा कि 21 जून को जो सदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे विंटर सोलिस्टिटाइज है 21 जून को। फिर अगर बात करें तो जब जो विंटर सोलिस्टिटाइज यहाँ पे होगा नॉर्थ में, दैट मीन्स कि सन अब यहाँ पे जा चुका है, जो कि क्या है ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कंडीशन जो होती है ये होती है 21 दिसंबर को। और इसे यहाँ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को समर सोलिस्टिटाइज होता है, और विंटर में अगर विंटर सोलिस्टिटाइज बात करें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून, दैट मीन्स 21 जून को जो हमारा सन है वो अब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर बिल्कुल चढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा सोलिस्टिटाइज के बारे में था। तो अगर बात करेंगे, अब इस क्वेश्चन में था कि सन रेज जो कि है हमारे समर सोलिस्टिटाइज में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस किस पॉइंट पे मिनिमम एंगल होगा उनके बीच का। तो हाईएस्ट एंगल तो यहीं पे होगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री बनाएंगे इसकी रेस, बिल्कुल नीचे जाएंगी। जैसे कि अगर ये बात करें ये पॉइंट है और ये यहाँ पे हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो यहाँ से तो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनेगा। फिर जैसे से जो पॉइंट सबसे से दूर होगा तो उससे ही तो यहाँ पे मिनिमम एंगल बनेगा इसकी रेस से। तो ये पॉइंट कौन सा सबसे दूर है। अब बात करेंगे आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक जो सर्कल होता है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। इक्वेटर जो होती है 0 डिग्री पे होती है। टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे होता है, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर। एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। तो अगर बात करेंगे इस टॉपिक ऑफ यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है।
और हमारा सन की जो लोकेशन है वो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पे, दैट इज यहाँ पे 23.5 पे ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। तो इससे जो सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस होगी वो किसकी होगी, ये यहाँ पे 66.5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, और इधर हमारे पास कहीं पे पॉइंट होगा और इक्वेटर इसके यहाँ पे होगी 0 डिग्री पे, और यहाँ पे होगा 23.5 डिग्री। तो जब इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गैप आएगा वो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आएगा। तो दैट मीन्स टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इसकी जो एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इन अगर जब वो हमारा समर सल्स्टिस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो 66.5 है तो इसके कंपैरिजन में ये वाला पॉइंट ज़्यादा पास है सन के, क्योंकि अगर डिफरेंस निकालेंगे 23.5 का और 66.5 से, तो 0, 3 और 4, तो लगभग 43 आया आंसर। बट ये इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 47 डिग्री का आएगा चेंजमेंट। तो 47 डिग्री ज़्यादा टिल्ट है, इधर से डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे 47 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पे ओनली 43 का है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है इसकी रेज है वो ज़्यादा एंगल बनाएंगी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो सबसे पहले आप लोगों को वेदरिंग और इरोजन दो मेन एक तरीके से टर्म है, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग और इरोजन, तो वेदरिंग और इरोजन जो मेन टर्म है इनमें क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वाह वेदरिंग और इरोजन सेम है या फिर नहीं सेम है। तो वेदरिंग में क्या होता है कि जब दोनों में तो सबसे पहले इसे रॉक का टूटना है, दोनों में इरोजन में भी रॉक टूट रही है और वेदरिंग में भी रॉक टूट रही है। बट डिफरेंस मेन ये है कि इसमें जो रॉक जो टूट रही है, जैसे ये रॉक है अगर बात करें और ये टूट रही है, तो इसके जो पॉइंट होंगे वो ये इसके जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं टूटने के बाद वो यहीं पे पड़े रहेंगे, इनका मूवमेंट नहीं होगा। बट इरोजन में क्या होगा, ये किसी भी एक एजेंट के थ्रू, या एयर हो वाटर हो या फिर कोई अदर एजेंट हो, उसके थ्रू अगर ये टूटेंगे तो ये पार्टिकल बह के यहाँ पे जा सकते हैं, कहीं पे भी जाके डिपॉजिट हो सकते हैं। तो अगर डिपॉजिट की बात करें तो डिपोजिशन जो है हमारा वो इरोजन में देखने को मिलता है। ये टर्म भी याद रखिएगा आप, डिपोजिशन जो है वहां पे वो हमें देखने को मिलता है, डिपोजिशन वो इरोजन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जाके डिपॉजिट हो जाता है कहीं पे। रॉक में क्या होता है, वेदरिंग में प्रोसेस है इन सिटू ऑन साइट प्रोसेस है। अगर ये बात करें तो ये क्या है, इन सिटू ऑन साइट। तो ये एक तरीके से इन सिटू ऑन साइट प्रोसेस है वेदरिंग की। जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग इसे नोट्स बना के रखेंगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि केमिकल वेदरिंग इसमें दिया है, तो अब केमिकल वेदरिंग क्या होती है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज केमिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी वेदरिंग है, एक फिजिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग और एक है वहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इसमें क्योंकि केमिकल वेदरिंग के बारे में दिया है, लेकिन हम लोग तीनों टाइप की वेदरिंग के बारे में डिटेल से जानेंगे क्या होती है। तो बात करें तो मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग दोस्तों, आप बस अपना एक भरोसा मुझ पे बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे उसके बाद फिर जब आप लोग कभी किसी एग्जाम में बैठकर उसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोग को जरूर पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखने से क्या नॉलेज गेन किया है। तो आप लोग को सबसे पहले तो बिलीव होना चाहिए कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने 10 टाइम्स क्वालिफाई किया है सीडीएस एग्जाम, एफकैट भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, एनडीए एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। और ये सब बातें वैसे बताने से क्या फ़ायदा, अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे समझ में ना आएगा तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई करना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप लोग जो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक है और वो एग्जाम रिलेवेंट है। क्योंकि एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बट हमें कम चीज़ें पढ़ के भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने से
कोई फ़ायदा नहीं ना, कि अगर आप एग्ज़ाम में वो चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम आपको याद नहीं आ रही हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें पढ़ने से क्या ही फ़ायदा रहेगा। तो इसलिए आप अपना एक बिलीव मुझ पे बनाए रखिए। मैकेनिकल वेदरिंग यहाँ पे अगर बात करेंगे, तो मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है? मैकेनिकल वेदरिंग में इसे हम लोग फिजिकल वेदरिंग भी कह देते हैं। कहीं कहीं पे आप लोग को फिजिकल वेदरिंग भी लिखा मिलेगा। फिजिकल वेदरिंग क्वेश्चन कभी अभी केमिकल वेदरिंग से आया हो सकता है, अगली बार फिजिकल वेदरिंग से आ जाए। तो इसमें क्या होता है, अगर डिफरेंस की बात करें, तो इसमें बेसिक यही डिफरेंस होता है कि इसमें केवल रॉक टूटती है, कोई केमिकल चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे केमिकल से नाम ही पता चल रहा है केमिकल वेदरिंग, तो इसमें केमिकल चेंजमेंट हो जाएगा, बट इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर रॉक है, ये टूटेगी, तो अब इसमें बस फिजिकल किसी प्रोसेस से टूटेगी और ब्रेक डाउन होगा रॉक का, और ये यहीं पे पड़ी रहेगी। तो इस तरीके की वेदरिंग जो होती है वो मैकेनिकल वेदरिंग होती है। अब ये कैसे टूट सकती है, कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं इसके? तो एजेंट में क्या है, टेम्परेचर हो सकता है, जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो क्रैक आ जाते हैं ना टेम्परेचर से। टेम्परेचर हो गया, और बात करें तो फ्रोस्ट आइस, कहीं कहीं पे क्या होता है, फ्रोस्ट जम जाती है ना, फ्रोस्ट आइस। इसकी जमने से क्या होता है, जैसे पानी हमारा जो लेयर्स है रॉक की, उसमें अंदर घुस जाता है और फिर यहाँ पे जम जाएगा। जब ये पानी यहाँ पे जम जाएगा तो फिर क्या होगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये और जब जब क्या होता है, पानी जमता है तो उसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंस करेगा तो ये रॉक को एक्सपेंड कर देगा। तो जब एक कोई रॉक है वो बीच में पानी यहाँ पर गया, एक्सपेंड होगी, तो ये रॉक में जो होगी एक दरार बन जाएगी, मतलब ये टूट जाएगी। और इस वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है। और दूसरा है यहाँ पे प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज के होने की वजह से जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको लिखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी राइटिंग मेरी सही नहीं बन रही है अभी, आदत नहीं है ना क्योंकि पेन से लिखने की इस वाले, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। प्रेशर रिलीज जो हो रहा होगा, वो प्रेशर रिलीज से क्या होगा कि हमारा एक्सफोलिएशन हो जाएगा। एक्सफोलिएशन क्या होता है? एक्सफोलिएशन प्रेशर रिलीज, जैसे कि अगर हमारी अगर बात करें रॉक है, ये इसके ऊपर मिट्टी इट्टी पड़ी है, ढकी हुई है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, अभी प्रेशर है ना मिट्टी का, तो ये इसकी यहाँ पे कोई भी लेयर गायब नहीं हो रही होगी, वेदर इसकी टूट नहीं रही होगी। बट यही एक बार अगर एक्सपोज हो गई रॉक, यहाँ पे ऐसे खुले में आ गई, तो फिर एयर है, वाटर है, पानी बह रहा है, तो इसके ऊपर से टकरा के जाएगा। हवा चल रही है तो उसके खड़ छोटे छोटे आएंगे, वो टकराएंगे इसमें, तो इसकी वेदरिंग होगी। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो ऊपर की जो परत है पहली, वो क्या होगी, निकल जाएगी। और इसी पहली परत ऊपर की जो इसको निकल जाना ही एक्सफोलिएशन कहते हैं। ऊपर की जो लेयर है इसकी ऊपर की, क्योंकि एक्सपोज हो गई, लेयर निकल गई, और लेयर निकल गई तो उसे ही बोलते हैं एक्सफोलिएशन। तो यहाँ पे ये एक तरीके से मैकेनिकल वेदरिंग यहाँ पे हो गई। अब इसमें अगर एक शॉर्ट में अगर कैसे एग्जाम में ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में अगर याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो ओनली साइज में यहाँ पे चेंजमेंट होगा, कोई भी केमिकल चेंजमेंट नहीं होगा। ओनली साइज में चेंजमेंट होगा और नो केमिकल चेंज। इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे कि रॉक वॉक टूट जाती है ना हीटिंग और कूलिंग की वजह से, तो वो सारी प्रोसेस इसमें आती है मैकेनिकल वेदरिंग में। और इसमें फिर अभी एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि कौन कौन से फोर्स जो होते हैं वो यहाँ पे एक्ट करते हैं, किसकी वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होती है। फोर्सेस, कौन कौन को फोर्स इसमें लगते हैं, तो एक होता है टेम्परेचर, फिर यहाँ पे बात करेंगे एक होता है प्रेशर, वाटर की वजह से हो सकता है, और एयर की वजह से हो सकता है, और बात करेंगे तो मेजर मेजर यही फोर्स होंगे वहाँ पे, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, एयर। और इन वजह से वहाँ पे क्या होगा कि ये फिजिकल वेदरिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ध्यान से यहाँ पे रखनी है। अब बात करेंगे केमिकल वेदरिंग, क्योंकि एक पेज और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो अब इसमें बात करेंगे कि विच ऑफ, यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में जान लिया। अब जानेंगे यहाँ पे केमिकल वेदरिंग क्या होती है।
केमिकल वेदरिंग में, केमिकल में जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, रॉक के केमिकल में चेंज आएगा। जो रॉक है उसमें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और एयर में बहुत सारी जो गैसेस हैं उनकी वजह से जो उसमें केमिकल चेंज आएगा, केमिकल रिएक्शन होगी, उसकी वजह से जो वेदरिंग होगी उसे ही बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। तो मेन मेन कौन सी केमिकल वेदरिंग है? तो एक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझ ही रहे होंगे कि ऑक्सीजन का वहाँ पे मिलना। जैसे एग्जांपल बात करें तो जो आयरन, जिसमें रॉक्स है आयरन होगा, प्लस वो ऑक्सीजन जो हमारे एयर में है उससे रिएक्शन कर लेंगी तो इसमें रस्टिंग हो जाएगी। तो रस्टिंग होने पे, रस्टिंग होगी तो फिर इसका भी एक तरीके से क्षरण हो जाएगा, तो वेदरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वेदरिंग होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण भी हिंदी में कहते हैं इसको। और कार्बोनेशन, दूसरी बात करेंगे तो कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका यहाँ पे मिलना। तो जो लाइम स्टोन वाली हमारी रॉक्स हैं, लाइम स्टोन वाली रॉक है, उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो जाती है। तो ये क्या बना देती हैं, ये कैल्शियम कार्ब वहाँ पे कार्बोनेट बना लेती हैं, CaCO3 वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगी, और इस वजह से क्या होगा, इसका भी वेदरिंग वहाँ पे हो जाएगी। तो ये हो गई यहाँ पे ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन। थर्ड नंबर की है हाइड्रेशन। थर्ड नंबर है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, जो वाटर रॉक्स होती हैं उसमें क्या होता है कि रॉक्स जो कैल्शियम कार्बोनेट है और पानी के साथ जब मिल जाएंगी, जैसे कि उसमें क्या होगा, वो वाटर के साथ मिल जाएंगी, वाटर बॉडी में मिल जाएंगी। और वाटर के साथ मिलने पे हाइड्रेशन में क्या होगा, वो वाटर के साथ जब मिल जाएंगी तो स्वेल हो जाएंगी। जैसे पानी में बड़े बड़े रॉक्स होती हैं स्वेल हो जाती है ना, तो इस तरीके से हाइड्रेशन होता है। और थर्ड वाली बात करें तो एक लास्ट में है जो बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। एग्जाम में बहुत बार आता है हाइड्रोलिसिस, तो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये केमिकल वेदरिंग है। हाइड्रोलिसिस जो यहाँ पे प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि मिनरल्स जो है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर्स में। क्योंकि मिनरल है, बहुत सारी मिनरल्स रॉक है, वो क्या होता है, डिजोल्व हो जाती है रॉक्स में, वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे केमिकल वेदरिंग की यहाँ पे प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, और हाइड्रोलिसिस हो गया। थर्ड टाइप की अगर बात करें तो एक थर्ड नाम और है यहाँ पे प्रोसेस वेदरिंग की, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल वेदरिंग है। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो यहाँ पे है, इसमें क्या होता है कि जिसमें रॉक और जो कि कोई भी चीजें हैं, रॉक्स हैं या फिर बड़े बड़े के टुकड़े हैं, वो क्या हो रहे हैं, उनका वेदरिंग हो रही है, बट किसकी वजह से हो रही है, प्लांट्स हैं, एनिमल है, और माइक्रोब्स की वजह से उनकी वेदरिंग जो हो रही है, वेदरिंग ड्यू टू, या रॉक का ब्रेक डाउन होना, रॉक का ड्यू टू प्लांट और एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो यहाँ पे हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लांट्स कैसे यहाँ पे वेदरिंग करेंगे, एनिमल्स कैसे, तो जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स की रूट पत्थरों में घुस जाती हैं, और पत्थरों में घुसेंगी तो फिर उनको उसमें क्या होगा, फिर से वो बढ़ती रहेंगी और पत्थरों में क्रैक आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग। एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स होते हैं बुरो बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं, जैसे कि खरगोश हो गया, चूहे हो गए, इस टाइप बुरो में रहने वाले एनिमल्स हैं, घुस जाते हैं तो ये बुरो बना लेते हैं, और इस तरीके से एनिमल वेदरिंग हो गया। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिचन नाम का एक पेड़ होता है, लिचन, वो क्या होता है, जब रॉक्स पे होता है ना तो वो एक केमिकल रिलीज करता है, रॉक पे एक केमिकल रिलीज करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक फिर से वेदरिंग होने वाली, वेदरिंग की प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि रॉक रॉक में टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है रॉक का। इस तरीके से ये ऑल थ्री टाइप्स के हम लोगों ने वेदरिंग के प्रोसेस जान लिया। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेदरिंग से हर बार एक क्वेश्चन आया आया हुआ है, एनडीए में भी, सीडीएस में भी, और एप्कैट में भी आ चुका है। तो इस अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया, केमिकल वेदरिंग होती है, ऑक्सीडेशन बता दिया, इसमें भी केमिकल वेदरिंग, और एसिड एक्शन, क्योंकि एसिड एक्शन भी यहाँ पे केमिकल वेदरिंग का ही टाइप है, क्योंकि एसिड का वहाँ पार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस जो हो गया केमिकल वेदरिंग का हो गया।
और इस वजह से इसमें नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये सारे जो ए बी और डी हैं ये सारे यहाँ पे केमिकल वेदरिंग के ही टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फोर्स ऑन मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकेनिकल वेदरिंग में कौन कौन से फोर्स होते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो एक बार पिछले भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किए थे फोर्स के बारे में। टेम्परेचर है, प्रेशर है, वाटर है, वाटर का फ्लो मतलब वाटर फ्लो होगा ना तो उससे भी होगा, और एयर है, क्योंकि एयर पार्टिकल अपने साथ डस्ट के पार्टिकल लाते हैं, वो पानी टकराते हैं पत्थर से और फिर उसके बाद उनकी वेदरिंग होती है। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स हैं, तो एक्सपेंशन फोर्स। तो एक्सपेंशन हमने बोला ना कि अभी जो जब वहाँ पे वाटर है अंदर घुस जाता है पत्थरों, पहाड़ जो कि यहाँ पे रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, जो उनकी क्रैक्स हैं उनके बीच में घुस जाएगा, फिर वहाँ पे वो जम जाएगा, और जमेगा तो फिर उसके बाद एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पे एक्सपेंशन फोर्स वर्क करेगा। फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर की वजह से भी वहाँ पे, क्योंकि पानी बार बार गिर रहा है किसी पत्थर पे, तो उससे क्या होगा, इसकी वेदरिंग हो जाएगी। तो वाटर प्रेशर लगा रहे हैं ना पत्थर पे, बार बार यहाँ पे पानी टपक रहा है, गिर रहा है, तो उसकी वजह से। तो टू और थ्री, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली कोई भी यहाँ पे रोल नहीं प्ले करता है मैकेनिकल वेदरिंग में, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से कोई भी वेदरिंग प्रोसेस नहीं हो रही। इनडायरेक्टली ये प्ले कर रहा है बट डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर टू है, ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे। महेंद्र इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो महेंद्र की हाईएस्ट पीक है, जबकि अभी तो अगर कुछ बात करें रिसोर्सेज की या फिर कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट पीक दी गई है वो महेंद्रगिरी नहीं लिखी है। वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी है। चलो पहले हम लोग आप लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली माउंटेन रेंज और सतपुड़ा विंध्या की हाईएस्ट पीक है, क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि ये आई है तो एग्जाम में वो भी आ सकती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉर्थ में, तो अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली। फिर है विंध्या, फिर उसके बाद है सतपुड़ा, और उसके बाद फिर यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो सबसे पहले अरावली माउंटेन, अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। अरावली की जो माउंटेन रेंज की है वो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। विंध्या, जो विंध्या रेंज है उसकी कुलूमार है, कालूमार कह सकते हैं उसको, कालूमार। कालूमार जो कि शिखर है ये एमपी में है, और सतपुड़ा की धूपगढ़ है, ये भी हमारे एमपी में है। वेस्टर्न घाट की अनाईमुड़ी है, अभी 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 आप लोगों ने पहला क्वेश्चन जो था वहां पे देखा था अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो केरल में है, एर्नाकुलम, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है इसी के आसपास। केरल, कहाँ पे ये, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम नेशनल पार्क। तो इससे आप लोग को नेशनल पार्क भी एक याद हो जाएगा कि एर्नाकुलम नेशनल पार्क केरला में है, उसी में यहाँ पे अनाईमुड़ी पीक है। और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो पहले तो महेंद्रगिरी एनसीईआरटी में कुछ जगह पे देखने को मिली है, अभी भी कहीं कहीं पे यहाँ पे महेंद्रगिरी लिखी होती है, बट जो रियल में वहाँ पे है वो आराम कोंडा है, आर्मा कोंडा भी कहते हैं उसको, ए आर ए एम ए, आर्मा कोंडा। आर्मा कोंडा यहाँ पे ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। तो आर्मा कोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। बट यहाँ पे पूछा गया है महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, वो कहाँ पे है विश्वकर्मा में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ पे महेंद्रगिरी जो लोकेटेड है। बट आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अरावली की, विंध्या की, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, ये अनाईमुड़ी केरल में है, एर्नाकुलम वहाँ पे नेशनल पार्क है उसी में, और ईस्टर्न घाट की यहाँ पे अरामकोंडा है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अरामकोंडा की हाइट है वो महेंद्रगिरी से ज्यादा है, महेंद्रगिरी की हाइट लगभग 1500 के आसपास है, बट अरामकोंडा की लगभग 1680 मीटर के आसपास हाइट है। तो वहां पे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, ओशियन करंट। करंट के बारे में यहाँ पे
डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी करंट्स होती हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को सारी करंट का एक डिटेल में एनालिसिस करूंगा कि सारी सारी करंट कौन सी जिनकी लोकेशन क्या है मैप के बेसिस पे। बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन के यहाँ पे कुछ चीजें बस जान लेंगे कि कोल्ड करंट कौन कौन सी है। सॉरी, कौन कौन सी कोल्ड करंट्स है वहां पे हैं। तो सबसे पहले अगर कोल्ड करंट की बात करें तो कैनरी, हम लोग बात करेंगे कैनरी, कैनरी, लेब्राडोर, ये दोनों जो कोल्ड करंट्स हैं ये हमारे हैं नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक। अब अगर आप लोग सारी एक बार कोल्ड करंट्स को याद कर लेंगे तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा वार्म वाला भी आ जाएगा तो आप लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये वाली तो कोल्ड करंट्स हैं, तो जो बच गई वो हमारी वार्म करंट है। तो कैनरी और लेब्राडोर यहाँ पे हो गई नॉर्थ अटलांटिक में। अब बात करेंगे साउथ अटलांटिक में, तो साउथ अटलांटिक में बेंगुएला है। बेंगुएला जो है वहां पे, बेंगुला जो है वो साउथ में है, साउथ अटलांटिक। बेंगुला जो वहां पे करंट है वो साउथ अटलांटिक में। क्यूराइल, ओएसयू, हम्बोल्ट, इस ये भी कुछ सारी वहां पे करंट हमारी जो है कोल्ड करंट है। क्यूराइल की बात करें तो क्यूराइल, ओयासियो, ओयासियो को कमचटका करंट भी कहते हैं, ये यहाँ पे हम्बोल्ट, पीरू, हम्बोल्ट, इसे पेरू भी कहते हैं, पेरू करंट भी कहते हैं। ये हमारी कुछ कोल्ड करंट्स हैं। वेस्टर्न विंड डिप्ट इसमें आती है, इसी में वेस्ट विंड डिप्ट भी आती है, ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट भी यहाँ पे आ रही है। ये सब हमारी साउथ पैसिफिक में है। जापान के आसपास ये क्यूराइल वासियों है, ये पैसिफिक, साउथ पैसिफिक में पाई जाती है। कुछ और भी करंट है जैसे ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलिया ये हमारी कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलिया ही है। कैलिफोर्निया, फॉकलैंड, जैसे कैलिफोर्निया ही है यहाँ पे, कैलिफोर्निया, फॉकलैंड, फॉकलैंड को मालविनास भी करंट कहते हैं, मालविनास, फॉकलैंड को मालविनास करंट भी कहते हैं। तो ये सारी जो कटलैंड ये हमारी करंट्स हैं ये अटलांटिक कोस्ट में वाली है। ये भी जो एक इस पे मालविनास है ये पेटागोनिया, अगर बात करें तो पेटागोनिया डेजर्ट जो है उसके कोस्ट के आसपास पाई जाती है। पेटागोनिया डेजर्ट जो है वो हमारा साउथ जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहां पे पाया जाता है। तो आप लोगों के सामने मैंने कुछ कोल्ड करंट के नाम बताए, अब इसी से यहाँ क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे वेस्ट विंड डिप कोल्ड करंट है, और नॉर्थ अटलांटिक डिप हमने बताई यहाँ पे, साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे विंड डिप बताई। बट यहाँ पे क्या है, ये वेस्ट विंड डिप हो गई कोल्ड करंट। अलास्का करंट ये एक वार्म करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी हमारी एक वार्म करंट है। बट यहाँ पे पूछा है कोल्ड करंट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आप लोग ये सारी करंट के नाम याद रख लेंगे तो फिर आप श्योर हो जाइए कि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एक बार आप लोगों को कोड याद हो गई तो जो वार्म करंट आएंगी उनको आसानी से आप एलिमिनेट करके कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज थी जो मैंने आप लोगों के सामने स्टार्ट करी है, पीवाईक्यूज क्वेश्चन विथ एनालिसिस। तो क्योंकि एग्जाम में जो यूपीएससी है उसका तरीका यही है कोई पूछने का, हर बार एक क्वेश्चन नया तो आएगा बट जो क्वेश्चन आएगा वो पुराने क्वेश्चन से ही कुछ डिटेल होगी मैच करते हुई। तो अगर आप लोग इस तरीके से डिटेल पढ़ेंगे तो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोगों के सामने। और अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं जो मैं अगले वीडियो में इनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। क्लाउड से रिलेटेड है तो सारे एक बार क्लाउड्स हम लोग पढ़ लेंगे। एटमॉस्फेयर के बारे में तो एटमॉस्फेयर भी पूरा डिस्कस एक बार हो जाएगा। और आइसोलेशन जो कि यहाँ पे इंसुलेशन है कि अर्थ पे जो कि सनरेज आ रही हैं उनको कौन कौन चीज़ें इफेक्ट करती हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बट आप लोग उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे फीडबैक देना जरूर ना भूलें, क्योंकि फीडबैक आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। धन्यवाद।